लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण की वोटिंग 1 जून को होनी है। बिहार के काराकाट में भी इसी दिन मतदान होना है। एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं और इंडिया गठबंधन की ओर से राजा राम सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की एंट्री ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। पवन सिंह यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी रैलियों में हजारों की भीड़ पहुंच रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये भीड़ पवन सिंह के लिए वोट का रूप ले पाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो किसको नफा नुकसान हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। बिहार में काराकाट बनी हॉट सीट। सबसे चर्चित लोकसभा सीट क्यों बनी काराकाट? पवन सिंह की एंट्री से काराकाट में त्रिकोणीय मुकाबला। काराकाट में किसका खेला होगा? काराकाट में गलाकाट चुनाव। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में बिहार की काराकाट लोकसभा सीट काफी हॉट मानी जा रही है। वैसे तो काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा और कांग्रेस के राजा राम सिंह के बीच कांटे की लड़ाई मानी जा रही थी, लेकिन सबसे बड़ा गेम कर गए हैं भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह, जो काराकाट लोकसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में डटे हुए हैं। हम लोग, मैं जो सिंगर बना वो अपने चाचा जी के आशीर्वाद से, दुनिया में नाम हुआ मेहनत के साथ साथ दुनिया में नाम हुआ जनता के आशीर्वाद से। इसलिए हर कलाकार बोलता है कि जनता हमारे लिए भगवान है, और इसके बाद हमारी जनता हमको नायक भी बना दिया। तो सेवा तो आदमी हर रूप में करता। सेवा मैंने बोला कि हर रूप में किया, कर रहा हूं और आजीवन करना है। ये रास्ता थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन जिंदगी में हर इंसान चाहता है कि कुछ नया करूं। तो अपना तो जीवन ही है कि मेहनत करना है और सामने से आशीर्वाद पाना है। चुनाव में पवन सिंह की निर्दलीय एंट्री ने एनडीए की परेशानी बढ़ा दी है, और यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक चुनाव प्रचार करने के लिए काराकाट आ चुके हैं। साथियों, यहाँ इतनी बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें आई हुई हैं। उनका जीवन आसान बनाना गरीब के इस बेटे का संकल्प है। इसलिए मोदी ने मुफ्त अनाज और मुफ्त इलाज एक गारंटी दी है। अब तो मोदी माताओं बहनों को और भी गारंटी दे रहा है। पहली गारंटी, आने वाले सालों में 3 करोड़ बहनों को हम लखपति दीदी बनाएंगे। आने वाले दिनों में हर परिवार में जो बुजुर्ग है, 70 साल से ऊपर है, अगर वो बीमार है, इलाज की जरूरत है, तो उनके बेटे बेटी को इलाज का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये दिल्ली में आपका बेटा इसका खर्चा करेगा। और एक काम मैं आपके लिए करना चाहता हूं, मैं आपका बिजली का बिल 0 करना चाहता हूं। काराकाट लोकसभा सीट पर पवन सिंह के मैदान में उतरने से राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। इस हलचल से सबसे ज्यादा किसी की परेशानी बढ़ी हुई है तो वो है एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा, जो एनडीए के कोर वोटर माने जाने वाले राजपूत वोटर के टूटने से चुनावी चक्रव्यूह में फंसे दिख रहे हैं। पवन सिंह की चुनावी सभाओं और रोड शो में उमड़ती भीड़ उपेंद्र कुशवाहा की टेंशन बढ़ा रही है। काराकाट सीट पर जातीय समीकरण, सबसे ज्यादा राजपूत आबादी, 2 लाख से ज्यादा राजपूत वोटर, 75,000 ब्राह्मण वोटर, 50,000 भूमिहार वोटर, 2.5 लाख लवकुश, कोयरी, कुर्मी वोटर,
हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की इस परेशानी को दूर करने और राजपूत वोटर को पवन सिंह से दूर कर एनडीए के पाले में करने के लिए एनडीए के कई दिग्गज नेता काराकाट में चुनावी प्रचार कर चुके हैं। एनडीए में ये सीट उपेंद्र कुशवाहा के खाते में गई है, जबकि महागठबंधन ने सीपीआई एमएल पर भरोसा किया है। काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा जाति के हैं, जबकि सीपीआई एमएल के उम्मीदवार राजा राम सिंह कुशवाहा भी इसी जाति से हैं। जाहिर है कि यहाँ कोयरी कुर्मी जाति के वोट दोनों उम्मीदवार में बटेगा। ऐसे में राजपूत जाति से आने वाले पवन सिंह अगर श्रवण वोट को साध लेते हैं तो यहाँ से चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। पिछले 3 लोकसभा चुनाव 2009 से 2019 तक यहाँ से कुशवाहा जाति के उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं। इस चुनाव में भी शुरू में उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह के बीच में ही सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा था, लेकिन काराकाट से पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़कर सभी राजनीतिक समीकरण को उलझा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और हमारे साथ आलोक जी लगातार जुड़े हुए हैं, अरविंद मोहन जी जुड़े हुए हैं, अजीत मेंदोला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, सबसे पहले आप ही का रुख कर लेती हूँ। 8 में से अगर 3 सीटों की बात करें, चाहे हम बक्सर की बात कर लें, जहानाबाद की बात कर लें, या फिर अभी काराकाट के क्या समीकरण हैं वो हमने रिपोर्ट के जरिए देखे, तो क्या जो बिहार की राजनीति है वैसे ही बहुत दिलचस्प है, लेकिन क्या वो परंपरागत सोच है उससे लोग बाहर निकल पाएंगे? और ये जो 3 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है, इसमें किसकी बढ़त आप देख पा रहे हैं, क्या समीकरण देख पा रहे हैं? देखिए, कुछ तो जो फील्ड में लोग हैं कुनल जी, मेरा ख्याल है वो लोग ज्यादा अच्छा बताएंगे। हम लोग यहाँ बैठ के एक मोटे तौर पर देखिए, जातिवाद से हटकर के जो एजेंडा विकास के नाम पर नीतीश कुमार और मोदी जी का, कई लोग असहमत हो सकते हैं नीतीश जी ने पाला बदला, लेकिन उनकी एक इमेज जो गांव में है, मैं उसकी नहीं कह रहा हूँ जो शहरों में या मीडिया में उनके बारे में जो जाता है, जो गांव में यदि सड़क बनी, यदि कहीं स्कूल के लिए कुछ फायदा हो गया, यदि किसी और अस्पताल का सुविधा मिल गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उससे तो टूटा है। जो आपने एक सवाल पूछा कि क्या पहले के जो फार्मूले हैं। तीसरा, इसमें आप देखिए, अभी में पवन सिंह की रिपोर्ट हम लोगों ने आपने दिखाई है, इस पर मेरा एक दिलचस्प मुझे लगा कि एनडीए में पवन सिंह पहले तो बन रहे थे उम्मीदवार बीजेपी के ही, वो पहले, बल्कि उन्होंने कहा नहीं मैं अपने वहीं जाकर के लड़ूंगा, मेरी माँ की इच्छा थी। इसलिए क्या ये संभव नहीं है यदि वो एक तो वोट काटेंगे जो बीजेपी या उनसे कुशवाहा से, उपेंद्र कुशवाहा से जो नाराज हैं, क्योंकि वो बीजेपी के भी नहीं है, वो एनडीए के नेता हैं। यदि उससे कुछ होगा तो चुनाव के बाद इंडिपेंडेंट के रूप में पवन सिंह फिर एनडीए के ही शामिल होंगे। राजीव शुक्ला जो आज कांग्रेस में, कभी अटल बिहारी वाजपेयी के गठबंधन में थे। मैं आपको इसलिए तत्काल एक उदाहरण बता रहा हूँ, जो इंडिपेंडेंट यदि होते हैं तो वो किसी भी गठबंधन में जा सकते हैं। कल राहुल गांधी की सरकार बनेगी तो हो सकता है पवन सिंह नहीं, उपेंद्र कुशवाहा दोनों में से बने। उपेंद्र कुशवाहा तो फिर भी अपनी छोटी पार्टी है जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ ऐसे जो तीसरे उम्मीदवार जब खड़े होते हैं, उसका फायदा दोनों पार्टियां खड़ी करती है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस भी खड़ा करती रही, आज से नहीं, मैं इतने साल से जानता हूँ। तो तीसरा उम्मीदवार से जो वोट कट सकता है, उसी गलती से तो दिल्ली में आ गए। कांग्रेस ने सोचा कि ये बीजेपी को काटेंगे, बीजेपी ने सोचा कि ये कांग्रेस को काटेंगे, उसमें आम आदमी पार्टी की बड़ी ताकत बन गई जी। इसलिए तीसरा शक्ति जो आपने कहा, 3 उम्मीदवार होने पर दोनों संभावनाएं बनी रहेगी, और इसलिए बीजेपी ने ये पासा खेला है कि पवन सिंह फिर जाके चरणों में मोदी जी के गिर जाएंगे। 1 सीट का तो मैं कह ही सकता हूँ, 2 सीटों का शायद अरविंद जी ज्यादा बता सकेंगे, बक्सर उसका। अरविंद जी, बाकी की जो 5 सीटें हैं उसमें सीधे तौर पर जो मुकाबला है वो इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच नजर आ रहा है। आप इन सीटों के समीकरण को किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, 2 चीज है। बिहार को जाति के लिए बहुत बदनाम माना जाता है, लेकिन बड़े मजे से बिहार के लोग जब बड़ा मुद्दा आता है तो उससे ऊपर उठ के देते हैं। पिछली दफे ही 39 सीटें बीजेपी एनडीए को बिहार ने दी, तो वो कोई बीजेपी के पक्ष में बहुत सारे जाति समीकरण आ गए हों ऐसा नहीं है। पिछली बार बड़ा मुद्दा था तो सबने उनके पक्ष में वोट दिया। इस बार बिहार में जाति का समीकरण हावी हो रहा है, काफी सीटों पे उसका ही जोर दिखाई दे रहा है। और इसमें एक इंजीनियरिंग लालू प्रसाद यादव ने बीच में की है। कोयरी कुर्मी में से कोयरी कैंडिडेट काफी बड़ी संख्या में दिए हैं, और जिस बल्ला पार्टी को बीजेपी ने बहुत अपमानित करके बाहर निकाला था, मुकेश सहनी को, और उनके विधायकों को अपने यहाँ ले लिया था,
उस मुकेश सहनी को गोद लिया है और उनको लेके तेजस्वी अपने साथ घूम रहे हैं। और इस बीच ये हुआ था विधानसभा चुनाव में कि एलजेपी ने जेडीयू के लगभग सारे कैंडिडेट के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे थे और बीजेपी तमाशा देखती रही। तो एक नाराजगी स्वाभाविक नीतीश के पक्के समर्थकों कोयरी और कुर्मियों में एलजेपी और बीजेपी के साथ है। तो ये चीजें बार बार दिखाई दे रही हैं कि कोई, और ये जो सीट है काराकाट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वहां भी उपेंद्र कुशवाहा को सामान्य ढंग से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां कोयरी कुर्मी वोट का भी भरोसा पूरा उनका नहीं है, क्योंकि विपक्ष का कैंडिडेट भी कोयरी है और दूसरा बीजेपी के पाले से निकले हुए एक फिल्मी हीरो जिनके लिए बड़ी जबरदस्त समर्थन दिखाई दे रहा है नौजवानों में, और जिनके लिए हर बिरादरी के नौजवान और फिल्मी कलाकार खेसारी लाल यादव और जाने क्या क्या भोजपुरी के जितने भी गायक और हीरो हीरोइन हैं वो रोज कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो इसलिए ये लड़ाई इसलिए ज़्यादा दिलचस्प हो गई है कि पुराने समीकरण कास्ट के भी इस बार उलटते दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें बीजेपी का प्रबंधन जरूर है, उसके साधन जरूर हैं। पिछली बार का वोट का मार्जिन बीजेपी का बहुत ज़्यादा था, तो ये दो चीज़ें बीजेपी के हक में हैं। लेकिन नया सोशल इक्वेशन आरजेडी और गठबंधन के पक्ष में है, और दूसरा ये है कि इनिशिएटिव ये नरेंद्र मोदी और 400 पार का जो बात जो थी उससे हट के चुनाव हर कंस्टिट्यूंसी में स्थानीय मुद्दों पे, स्थानीय इक्वेशन पे आ गया है, वो महागठबंधन के पक्ष में है। तो इन 8 सीटों पे मेरे ख्याल से पिछली बार तो एनडीए का जय था, लेकिन इस बार काफी सख्त लड़ाई है, कम से कम 5-6 सीटों पे। सिर्फ पटना की सीट मुझे लगता है, जो मैं यहाँ से समझ पा रहा हूँ, कि पटना की सीट ऐसी है जिसके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है कि वो बीजेपी के हाथ में बहुत आसानी से जाएगा। बाकी सीटों के बारे में इस किस्म की भविष्यवाणी एक आरएस बक्सर सीट के लिए भी है कि ददन पहलवान पुराने आ गए हैं वहाँ मैदान में, वो एनडीए का के लिए मददगार हो सकते हैं। वोट मिला तब, अभी भी उनके बारे में पक्का नहीं है, लेकिन बाकी सीटों पे बहुत ही क्लोज कंटेस्ट है, उसके बारे में किसी किस्म। तो ये पुराने स्थिति से जहां 8 के 8 बीजेपी के पास थे, एनडीए के पास थे, उससे चीजें एकदम बदली हुई। जी अजीत जी, जिस तरीके से अभी अरविंद जी भी जिक्र कर रहे हैं, एक जो परंपरागत सोच है वोटर की वो बदली है, एक जो ट्रेडिशनल अप्रोच है किसी भी मुद्दे को लेकर या समीकरणों को लेकर वो बदली है। इसमें बिहार की इन सीटों पर उन समीकरणों का आपके अनुसार किस तरह का इम्पैक्ट रहने वाला है? अरविंद जी ने अभी एक बात बोली कि पिछली बार जो बीजेपी है भारी अंतर से चुनाव जीती है। मैं यही चीज देख रहा हूँ कई राज्यों में भी, वो बिहार में भी लागू होता है। बीजेपी इन सीटों पर मुझे लगता है थोड़ा बेटर होगी। जातीय राजनीति वहां पर, हालांकि जातीय राजनीति पूरे देश में खेल रहे हैं, इस पर जो इंडी गठबंधन है पूरे देश में जातीय राजनीति खेल रहा है। वहाँ पे लालू यादव भी पूरा एक अपना आखिरी दांव खेल रहे हैं कि अगर इस बार नहीं तो फिर लालू जी के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएंगी, आगे उनके बेटे तेजस्वी यादव के लिए बहुत दिक्कत हो जाएंगी। तो जो जीत का अंतर है, उस अंतर को कोई अभी ऐसी लहर, वहां पर ऐसी कोई लहर नहीं है। अगर मोदी के पक्ष में लहर नहीं है तो विपक्ष के पक्ष में भी कोई लहर नहीं है। और जो वोट अगड़ी जातियां, जो जाति की राजनीति जब वहां पे हो गई है, तो अगड़ी जाति मेरा मानना है कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ देंगी। अब जो अभी पवन सिंह जो वहां पे मैं देख रहा हूँ, तो वो भी गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं एक तरीके से हिंदुत्व के चेहरे को दिखाने की। लेकिन कई बार क्या होता है कि सेलिब्रिटी भीड़ तो जुटा लेता है, लेकिन वो वोट में कितना ट्रांसफर होगा ये 4 दिन को पता चलेगा। तो मेरा ये मानना है कि जो बड़ा डिफरेंस है, वहां बीजेपी ने पिछली बार बड़े मार्जिन से सीटें जीती हैं, उस सीट को विपक्ष कितना कम कर सकता है, जातीय राजनीति कितना असरकारक होती है। उपेंद्र कुशवाहा अपने आप एक बहुत मजबूत नेता है यहाँ पे, तो देखना होगा 4 दिन तक हमको इंतजार करना। ठीक है आलोक जी, बहुत शुक्रिया आपका। अजीत जी आपका बहुत शुक्रिया। अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप